अटैक पे उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने वाली हैं और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोलकाता में इजाज़त नहीं मिलती तो मैं दिल्ली जाकर प्रदर्शन करूँगी। देखिए, इस देश में प्रजातंत्र लोकतंत्र व्यवस्था में और संविधान के अनुसार प्रोटेस्ट करने का हर किसी को अधिकार है। ममता जी करना चाहती हैं तो करें, पर कम से कम एक चीज़ अच्छी हो रही है कि लगातार कोई इतना लंबे समय सरकार में रह जाए और उसको ये लगने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वास्तविकता पे आए हैं। अब आकलन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल के लोगों का, और जिस तरह उनकी पार्टी के लोग और दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते थे, तो अब उनको अब वही चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि लोग कभी किसी पार्टी के नहीं होते। कभी आज़ादी के बाद वही लोग कांग्रेस के थे, फिर वही लोग वामपंथी पार्टियों के, लेफ्ट पार्टीज के थे, और वही 15 साल से लोग ममता जी के थे। तो ममता जी ने 15 साल में जो सिखाया, जो बताया, जो कराया, वो अब वहाँ विद्रोह करके, और मान लो हमारे एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जुड़े हैं, पर उनको आदतें तो वही हैं। अब वही ममता जी के साथ हो रहे हैं, तो अब उन्हें वो चीज़ें याद आ रही हैं और अब उन्हें विरोध और प्रदर्शन की बात सूझ रही है। काश ऐसा पहले सोच लेते वो, तो ये दिन देखना ही ना पड़ता, तो शायद सरकार में आगे और भी रह सकते थे। पर जनता और प्रदेश और देश, ये तीनों लोगों को जो इग्नोर करेगा उसे ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। ममता जी, जो आपने करा है वो आपको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उनकी कुछ सभी रेबल एमएलए भी सामने आ रहे हैं। कल 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया, 2 एमएलए को टीएमसी से। ममता बनर्जी ने कहा कि वी आर बेटर ऑफ विदाउट देम, उनके बिना भी हम ठीक हैं। और उन्होंने कहा कि टीएमसी लोग जन नेताओं की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता हमारे साथ है। देखिए, ऐसे ममता जी के टीएमसी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ऐसे कहने के अलावा उनके पास चारा क्या है? पूरे देश का अगर माहौल देखें तो कांग्रेस भी पहले ऐसी कहती थी। कांग्रेस आज 8.5% आबादी के हिसाब से देश में केवल सत्ता में रह गई है। पश्चिम बंगाल में ममता जी सोचती थी वो कभी हटेंगी ही नहीं। तो जब अब माहौल ऐसा हो गया है, लोगों में बदलाव हुआ है, तो वहाँ के राजनीतिक लोग ये सबक ले चुके हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद पहले भरपूर मौका कांग्रेस को दिया, फिर भरपूर मौका लेफ्ट को दिया, फिर भरपूर मौका ममता जी को दिया, और अब एनडीए को या बीजेपी को जो मौका दिया है वो लंबा चलने वाला है। तो राजनीतिक लोग कोई भी अब ममता जी के साथ नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं लंबे समय तक, अब जब बदलाव हो ही गया तो वहीं जाएं। और ममता जी तो इसलिए कह रही हैं कि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अब बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह कहावत है, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचें। उनके जो एमएलए जो जिन्हें सहायक एमएलए हैं, उनकी तरफ से बयान है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मोरलिटी की बात करने को ही पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। देखिए, टीएमसी पार्टी के अंदर जो उनके विधायक हैं या सांसद हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रिवोल्ट कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि ममता जी की पार्टी में, टीएमसी में डिक्टेटरशिप चलती थी ममता जी की और अभिषेक जी की। लोग घुटते थे, और वो घुटन अब थोड़ा राहत मिली है, इसलिए अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं। और उनके व्यूज़ एक्सप्रेस करते ही अगर उनको पार्टी से निकाला जा रहा है, तो कन्फर्म हो रहा है कि उनकी पार्टी के एमएलए एमपी ठीक कर रहे हैं कि वो डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और प्रजातंत्र लोकतंत्र उनकी पार्टी में नहीं है। अगर जरा सा भी वो बात रखते हैं तो उनको पार्टी से एकदम सस्पेंड कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के माता पिता जो कमीशन है वहाँ की, जो स्थानीय निकाय उसकी तरफ से इलीगल कंस्ट्रक्शन का, उनके घर पे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके लिए नोटिस मिला। इसके बाद वो हाई कोर्ट गए हैं उसके खिलाफ। देखिए, ममता जी ने या अभिषेक जी ने या टीएमसी ने कभी सोचा नहीं था कि 15 साल के बाद हम जाने वाले हैं। उनका जो मन करा वो उन्होंने किया, लीगल इलीगल, है ना। संविधान को ना मानना, ऐसे बयान देना, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को ना समझना, देश के गृह मंत्री को ये ललकारना, हमारी वैसे खा पी रहे हो पश्चिम बंगाल में, नहीं तो क्या। देश की एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उनको कॉपरेशन करने के बजाय उल्टा उनको बंधक बना लिया जाता था। इलीगल कंस्ट्रक्शन करते थे, खुद को राजा समझते थे। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन करी हैं तो चाहे हाई कोर्ट जाएँ चाहे कहीं जाएँ, अगर वो इलीगल है तो संविधान के अनुसार जो हम सांसद लोग नियम और कानून बनाते हैं, या विधायक जो प्रदेश के लिए नियम और कानून बनाते हैं, वो तो झेलने पड़ेंगे ही। कहीं भी चले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। कल जो पार्लियामेंट्री अपने सामने है, उसे लेकर जो उसके
जो चेयर करते हैं दिग्विजय सिंह, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और पैनल में भी इस बात पे चर्चा हुई कि अगर प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने कहा खुद निगरानी कर रहे हैं, अगर दोबारा ऐसी लीक की घटना होती है तो हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। देखिए, दिग्विजय जी चेयरमैन हैं और उनको पूरी आज़ादी है देश हित में और जनता के हित में और जैन जियों के हित में सोचने का और काम करने का। पर अगर वास्तविकता पे जाएं और इतिहास उठाएं, जिस दिन से देश आज़ाद हुआ या 52 से चुनाव लड़के अस्तित्व में आए, तो पेपर लीक की घटनाएं होती रहती हैं। तो दिग्विजय जी गिरेबान में झांके, कांग्रेस के कार्यकाल में हर साल पेपर लीक होते थे, जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां भी पेपर लीक होते थे। तो जब उन्होंने क्या करा, और कम से कम उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि आज भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत संवेदनशील है और देश में सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को एक मीटिंग होती है राजनाथ जी के यहाँ, और वहाँ पे ये सोचा जाता है कि जहाँ पेपर तैयार होते हैं वहाँ से आगे फिर वो कहीं कार से उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर डाकियों से उनकी जगह पर भिजवाया जाता है। तो लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो देश की फोर्स पे विश्वास करके एयर फोर्स की ड्यूटी लगी है, और खर्चा चाहे ज़्यादा बढ़ो कि जहाँ पेपर लग रहा वहाँ से सीधा जहाँ पे यूज होना या केंद्रों पे सीधा पहुँचाया जाए, और देश की फोर्स को भी उसमें इन्वॉल्व करा जाए, एयरफोर्स को भी। तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिसके दिग्विजय जी हैं, दिग्विजय जी सोचो, आप क्यों रुकावट डाल रहे हो, आप क्यों उसके खिलाफ बोल रहे हो? तो आप क्या चाहते हो, पारदर्शिता ना हो? क्या चाहते हो पेपर लीक बंद ना हो? क्या चाहते हो जैनजियों के लिए जो सरकार सुविधा और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, आप उसे रोकना चाहते हो? उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सरकार एक देश स्तर पे और युद्ध स्तर पे वो फौज तक को भी इस्तेमाल करके जैनजियों के फेवर में या पेपर लीक को रोकना चाहती है। कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है जो लगातार ढर्रे पर होता रहता था। कर्नाटक में नई सरकार का गठन होना है सब उसके हिसाब से, लेकिन सारे नेता अभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मंत्री कौन बनेगा इसे लेकर गहमागहमी चल रही है। बीजेपी उस पर एक तरह से तंज करी कि आपने ड्राइवर चेंज किया अभी तक। देखिए, कर्नाटक सरकार की अगर बात होती है, डी शिव कुमार की मुख्यमंत्री की शपथ लेने की अगर बात आती है, तो देश को जो पिछड़ों के साथ, सचिन पायलट के साथ राजस्थान में धोखा हुआ, और वही फॉर्मूला 2.5 साल का वहाँ था, और सचिन पायलट को आखिर तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, धोखा जो दिया कर्नाटका उसकी याद दिलाता है। पर एक बात पक्की है, कर्नाटक के डी शिव कुमार ने राजस्थान के सचिन पायलट साहब को देख करके जो उनको धोखा दिया कांग्रेस ने, वो चौकन्ने हो गए, विधायक साथ मिलाए, और अल्टीमेटली सिद्धिरमैया को उन्होंने पलट दिया। वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पर राजस्थान की सरकार में जो सचिन पायलट को धोखा दिया, राजस्थान के पिछड़े जो सचिन पायलट को धोखा दिया, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और अब डी शिव कुमार की शपथ के लेने के समय वो तमाम घाव ताजे हो रहे हैं राजस्थान की जनता को, जो सचिन पायलट को, पिछड़ों को, राजस्थान में पिछड़े को मुख्यमंत्री ना बना के जो कांग्रेस ने धोखा दिया था। भारत सरकार 114 राफेल खरीदने जा रही है, फ्रांस से उसका लेटर भारत सरकार राफेल खरीदने वाली 114, फ्रांस से उसका लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी रेडी हो गया है। 3.25 लाख करोड़ का ये बजट का ये 114 राफेल एक्वायर करने की बात हो रही है, कैसे देखता है? देखिए, पूरे वर्ल्ड के जो हालात हैं, हर जगह युद्ध हो रहे हैं, 25 देश करीब करीब आपस में डायरेक्ट लड़ रहे हैं, और 95 कंट्रीज जो हैं वो डेंटेड हो रहे हैं। ऐसे में कब कहाँ क्या युद्ध हो जाए, तो जो पिछले ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को घुस के मारा था, उसकी तैयारी अगर दोबारा करके और इतने ज़्यादा राफेल खरीद रहे हैं, तो देश को एक मजबूती दिखनी चाहिए। और जो नापाक इरादे पाकिस्तान खास करके रखता है हमारे देश के बारे में, तो उसकी अकल ठीक हो जानी चाहिए। तैयारियां शुरू करती है, अगर तुमने ज़रा सी भी हरकत करी तो फिर घुस के फिर मारेंगे। उसी की तैयारी में राफेल खरीदने का जो सरकार निर्णय ले रही है, उसी की तैयारी।